Good afternoon, dear students. Today we will discuss the remaining part of the chapter 4. Okay, so today we will discuss intellectual disability. Intellectual disability refers to below average intellectual functioning with an IQ of approximately 70 or below and deficits or impairments in adaptive behavior in the area of communication, self-care, home living, social interpersonal skills, functional academics skill, works, etc. and which are manifested before the age of 18 years. देखिए यहाँ पर बात हो रही है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की. मीन्स एक जो पर्टिकुलर एक सेट है हमारा आईक्यू लेवल कि उस लेवल से अगर हमारी जो आईक्यू है वो नीचे जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वो कहलाती है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. और वो क्या है आपकी इंटेलेक्चुअल जो आपकी सीमा एक लिमिट बांध दी गई है वो है आपकी 70 से आप अगर नीचे चले जाते हैं 70 तक अगर रहता है तो वहाँ पर ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपकी पर्सनालिटी में शो होती है. और अगर ऐसा होता है तो आपके अंदर क्या चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप के अंदर एडेप्शन की जो क्वालिटी है वो कम होती है. आप एडेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना तो आप कम्युनिकेशन एरिया में अपने आप को वेल इस्टेब्लिश कर पाते हैं, ना ही आप सेल्फ केयर कर पाते हैं, ना ही आप घर पर तरीके से रह सकते हैं. आपको मैनर्स नहीं पता कि किस तरीके से आपको रहना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ आपको करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है. उसी तरह से ना ही आप सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहना सीख पाते हैं, ना ही आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं. आप दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे रिलेशन बनानी है, इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते जिन लोगों में ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है. फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स, अब जो एकेडमिक लेवल होगा वो भी ऐसे बच्चों का क्या होगा, डाउन ही होगा. ठीक है, स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं वो लोग, कोई भी वर्क को प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं. और उनके जो सिम्टम्स होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के आपके बिफोर 18 ईयर्स आपको दिखलाई दे जाते हैं. ओके, इन केस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्टी इन परसीविंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली. अब जो आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, उसको डिफ़िकल्टी आती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, परसीव करने में. और आप देखिए, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव नहीं कर पाते तो आप कोई भी चीज़ कैसे लर्न कर पाएंगे, कोई भी चीज़ आप कैसे सीख सकते हैं. आप ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस आपकी माइंड में चलती है वही तो आपकी मेमोरी को डेवलप करती है. अगर वो प्रोसेस भी नहीं होगी आपकी तो आप कोई भी चीज़ एफिशिएंटली और एक्यूरेटली नहीं सीख पाएंगे. दिस गेट मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग अर्ली school years and the individual encounters problems in basic skills in reading, writing and or mathematics. और जो आपका बेसिक स्कूल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो वो बच्चा होता है, ना तो वो रीडिंग स्किल्स उसमें होते हैं, वो ना तो रीड कर पाता है किसी भी चीज़ को, ना ही राइट कर पाता है, और ना ही उसमें मैथमेटिकल जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं प्लस माइनस वो भी नहीं कर पाता एफिशिएंटली. द अफेक्टेड चाइल्ड टेंड्स टू परफॉर्म बिलो एवरेज फॉर हर और हिज एज. और वो क्या करता है, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्मेंस करनी चाहिए, एक एवरेज परफॉर्मेंस डिसाइड है हर एज की, तो वो उसको भी परफॉर्म नहीं कर पाता. लाइक आप फर्स्ट क्लास में एक बच्चे से क्या होप करेंगे कि उसको टेबल्स आने चाहिए, वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर सके, चाहे आपकी हिंदी की वर्णमाला हो, चाहे वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो, तो वहाँ पर क्या है, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए फर्स्ट क्लास के बच्चे को. लेकिन ये जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस लेवल को पार नहीं कर पाते, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते. ओके, specific learning disorder is likely to impair functioning and performance in activities occupations dependent on the related skills. और जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है ये किस चीज़ को शो करता है, एक लो लेवल को फंक्शनिंग में भी और परफॉर्मेंस के भी लो लेवल को शो करता है. कोई भी एक्टिविटीज़ आप इन बच्चों को दीजिए
तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये इम्पेयरमेंट शो करते हैं, उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जो रिलेटेड स्किल्स हैं वो उनमें डेवलप नहीं हो पाती हैं। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होता है, वो किस में होता है कि कंट्रोल नहीं कर पाते ऐसे लोग अपने इमोशंस को, और उसमें कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। सो इसमें है आपके इस कैटेगरी में, द डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी आर ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ODD, conduct disorder and others. Children with oppositional defiant disorder display age inappropriate amounts of stubbornness, are irritable, defiant, disobedient and behave in a hostile manner. ये जो बच्चे होते हैं आपके जिनमें ये ODD होता है, वो किस चीज़ को शो करता है, उनके अंदर जिद्दी बना होता है। स्टबनेस मीन्स जिद्दी होना। तो अब जिद्दी होना ये तो स्वभाव नेचुरल है बच्चे का कि बच्चे जिद्दी होते हैं, लेकिन वो क्या शो करते हैं, इनएप्रोप्रिएट एज अमाउंट, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग वो जिद्दीपना जो होता है उन बच्चों में नहीं होता है, उससे कहीं अधिक होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवनेस होती है उनमें जिद्दी होने की। और इरिटेबल होते हैं, बहुत चिड़चिड़े अजीब से होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है, नेचर होते हैं, वो अजीब से होते हैं बच्चे। डेफिएंट, डिसओबीडियंट एंड बिहेव इन अ हॉस्टाइल मैनर, और वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, डिसओबीडियंट शो करेंगे, किसी भी चीज़ को मानेंगे नहीं। डेफिएंट क्या मीन्स समाज विरोधी, कोई भी चीज़ जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नॉर्म्स को फॉलो करके करनी चाहिए, वो उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, उनमें वो चीज़ की कमी पाई जाती है। और बिहेव इन अ हॉस्टाइल मैनर, हॉस्टाइल मैनर मीन्स बड़ा ही एग्रेसिव बिहेवियर वो हर एक चीज़ में शो करते हैं, हर एक चीज़ में क्या करते हैं, ज़िद्दी बना दिखाते हैं वो लोग। Individuals with ODD do not see themselves as angry, oppositional or defiant and often justify their behavior as a reaction to circumstances demands. और ये जो बच्चे होते हैं ये अपने आप को क्या मानते हैं कि वो जिद्दी भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं दिखाते हैं, और वो सोचते हैं कि जो वो बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनके रिएक्शन हैं, वो सरकमस्टांसेस और डिमांड्स के अकॉर्डिंग है। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, वो अपने आप को क्या करते हैं, जस्टिफाई करके चलते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका रीज़न ये था। जैसे क्लास के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये ODD होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, किसी भी बच्चे को पीट देते हैं, वो पिटाई कर देते हैं, उस समय ये भूल जाते हैं कि वो बहुत हार्मफुल हो सकता है उस बच्चे के लिए जिसको उन्होंने हार्म पहुँचाया है। तो वहाँ पर अगर उन बच्चों से पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो जस्टिफाई कर देंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। ठीक है। The symptoms of the disorder become entangled with the problematic interactions with others. So ये जो डिसऑर्डर है वो किसके साथ इंटेंगल करता है, आपकी प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शन। प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शन मीन्स कि ऐसे लोग दूसरों के साथ इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। वो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाते, दूसरों की बात नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके अंदर एक जिद्दीपन होता है, वो अपने ही आप को ही सुपीरियर समझते हैं और दूसरे बच्चों को क्या समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। The terms conduct disorder and antisocial behavior refer to age appropriate actions and attitudes that violate family expectations, societal norms and the personal or property rights of others. अब बात आती है आपकी कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल बिहेवियर की। देखिए ये नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है कि किस तरह का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ये अपनी एज के अकॉर्डिंग इनके एक्शंस नहीं होते हैं। एज के अकॉर्डिंग एक्शंस मीन्स कि लाइक आपका एक 6 इयर्स का बच्चा है, ठीक है, तो वो कभी कभी आप उसके बिहेवियर में आपको इतनी ज़्यादा एग्रेशन दिखाई दे जाती है कि जो हमें लगता है कि 6 क्लास के बच्चे में नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस, तो वो एज के अकॉर्डिंग एक्शंस नहीं करते। एंड एटीट्यूड्स, उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वायलेट फैमिली एक्सपेक्टेशंस। जो उनकी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हर फैमिली की क्या होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि भाई जो वहाँ का माहौल है वो शांत रहना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। तो वो जो बच्चे होते हैं उनके जो एक्शंस होते हैं, जो उनके एटीट्यूड होते हैं, वो
फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होते, और वो बात बात पे क्या दिखाते हैं, चीखना चिल्लाना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटी के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, सेट नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हर पर्सन को चलना होता है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उनको सोसाइटी के नॉर्म्स अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं और उसी को वो फॉलो करते हैं। एंड द पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर्स, और ये जो ऐसे बच्चे होते हैं ना तो उनको किसी भी पर्सन के जो कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं उनकी कोई चिंता होती है, सिर्फ उनको किसकी चिंता होती है, जो उनका मन कह रहा है, और चाहे जो उनका मन कह रहा है वो किसी की प्रॉपर्टी और पर्सनल राइट्स के खिलाफ हो, एथिक्स के खिलाफ हो, लेकिन वो बंदे उस सीमा तक चले जाते हैं, तभी तो वो एंटी सोशल बिहेवियर करेंगे। सपोज़ कि उनको किसी की कोई चीज़ अच्छी नज़र आ गई, उनको लगा कि ये मोबाइल उनके पास होना चाहिए, अगर वो चीज़ उनके माइंड में आ गई तो वो चोरी करने से भी नहीं पीछे हटते। ठीक है। द बिहेवियर्स टिपिकल ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इंक्लूड एग्रेसिव एक्शंस दैट कॉज और थ्रेटन हार्म टू पीपल और एनिमल्स। और कई बार क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या करता है कि वो इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस शो करता है, उनके एक्शंस इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि वो दूसरे लोगों को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, चाहे और इवन वो एनिमल्स को भी हार्म पहुंचाने में पीछे नहीं छूटते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोगों को हार्म पहुंचाते, वो किसी भी पशु पक्षी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। नॉन एग्रेसिव कंडक्ट डेट कॉजेज प्रॉपर्टी डैमेज। और अगर बात करते हैं नॉन एग्रेसिव कंडक्ट की, कि नॉन एग्रेशन जहाँ पर शो रहा है वो तो चुपचाप से काम कर देते हैं, जैसे किसी की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान कर देंगे। लाइक आपके घर के नीचे आप एक कार खड़ी हुई है, आपका जो नेबर है उसकी कार है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ऑडिडी वाले, वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो जाके कार का जो टायर है उसको पंक्चर कर देंगे, कुछ भी हार्म पहुँचा देंगे, उसका जो शीशा है उसको तोड़ाएंगे। तो ये वायलेंस शो करते हैं अपने जो एक्शंस है उसके थ्रू। मेजर डिसीटफुलनेस और थेफ्ट एंड सीरियस रूल वायलेशंस। और कई बार क्या करते हैं, चोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लोगों के साथ धोखा देते हैं उनको, ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में दिखाई देती हैं। एंड सीरियस रूल वायलेशंस, और कई बार क्या होता है कि सीरियस टाइप की वायलेशंस हैं वो शो करते हैं अपने बिहेवियर में, जैसे किसी को मारना, कुछ भी इनके हाथ में आया तो ये उसको उठाकर उसके मार देते हैं। अगर वो बंदा इनसे कुछ कह रहा है और ये उससे सहमत नहीं है तो ये अपनी बात मनवाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, जो भी इनके हाथ में आता है। अभी देखिए कि न्यूज़पेपर में हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मर्डर कर देते हैं। क्या है कि वहाँ पर वो अपनी बात मनवाने के लिए इस सीमा तक उतर आते हैं कि उनको ये नहीं पता रहता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस उनकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि उनको एक बीमारी है, उनको ये ऑडिटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो ये सब कर पाते हैं। चिल्ड्रन शो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर सच एज वर्बल एग्रेशन। अब बात आती है इसमें एग्रेसिव बिहेवियर के कुछ टाइप्स की। तो इसमें पहला आता है आपका वर्बल एग्रेशन। इसमें क्या होता है, नेम कॉलिंग हो गई आपकी, स्वेरिंग हो गई, नेम कॉलिंग करेंगे, स्वेरिंग करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ अलग तरह की करते हैं ये बच्चे जिनमें वर्बल एग्रेशन होता है। फिजिकल एग्रेशन लाइक हिटिंग हो गई, फाइटिंग हो गई। हॉस्टाइल एग्रेशन जैसे आपका डायरेक्टेड एट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी टू अदर्स, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा देते हैं और दूसरों को क्या कर देते हैं, चोट भी पहुंचा सकते हैं। एंड प्रोएक्टिव एग्रेशन, इसमें क्या करते हैं, डोमिनेटिंग एंड बलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन, बिना किसी रीज़न के, उसका कोई रीज़न नहीं है लेकिन ये दूसरों को परेशान करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है आपकी फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। अनदर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स विच आर स्पेशल इंटरेस्ट टू यंग पीपल आर डीसिंग डिसऑर्डर। और ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये आपको किसके अंदर मोस्टली दिखाई देता है, आपके जो यंगस्टर्स होते हैं। ओके, दीज इंक्लूड एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि द इंडिविजुअल हैज़ अ डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज दैट लीड्स हर or him to see himself or herself as overweight।
इसमें क्या होता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो लोग जो होते हैं वो अपने आप को क्या देखते हैं कि बहुत जो है ओवरवेट हो रहा है, ओके, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि उनकी बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑफन रिफ्यूजिंग टू ईट, और ये क्या करते हैं, खाने से मना करते हैं। एक्सरसाइजिंग compulsively and developing unusual habits such as refusing to eat in front of others. The person with anorexia may lose large amounts of weight and even starve herself to death. और ये लोग इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपने वेट को लेकर, कि क्या करेंगे कि ओवर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं अपने वेट को कम करने के लिए, खाना बंद कर देते हैं। कई बार तो क्या होता है कि ये डेथ की स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो इनका बॉडी वेट है वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, जो पोषक तत्व शरीर के अंदर होने चाहिए, बॉडी में होने चाहिए, वो इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि ये डेथ की तरफ चले जाते हैं। अब आपका बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, द इंडिविजुअल में ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, इसमें बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, ठीक है। देन पर्ज हर और हिज body of food by using medicines such as laxatives और डायरेटिक्स और बाई वॉमिटिंग। फिर क्या करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लैक्सेटिव्स लेते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, ओके। तो ये होता है आपका बुलिमिया नर्वोसा। इसमें खा लेते हैं, फिर उसके बाद उस जो खाने को वो निकालने की कोशिश करते हैं, लाइक वॉमिटिंग के थ्रू भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, मेडिसिन भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका आता है बिंज ईटिंग। इसमें देयर आर फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग। इसमें क्या होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग करेगा जो पर्सन है, वो इतना ज़्यादा खाता है, इतना ज़्यादा खाता है कि उसको खुद नहीं पता रहता वो कितना खा रहा है। द इंडिविजुअल टेंड्स टू ईट एट अ हाईली स्पीड, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है खाने की कि बहुत ज़्यादा। देन नॉर्मल एंड कंटिन्यूस ईटिंग टिल शी और ही फील्स अनकम्फर्टेबली फुल, और वो इतना ज़्यादा खाता है, इतना ज़्यादा खाता है कि जब तक वो लगता है उसको कि खुद से ही एक अनकम्फर्ट फील होता है कि अब बंद कर देना चाहिए मुझे, तब तक वो बंद ही नहीं करता खाना। एक नॉर्मल पर्सन को जितना खाना चाहिए उससे उसकी क्वांटिटी कहीं अधिक होती है। इनफैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मे बी ईटन इवन व्हेन द इंडिविजुअल इज़ नॉट फीलिंग हंग्री। और क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा कब खाता है, जब उसको हंगर फील नहीं हो रही होती है, लेकिन तब तक भी वो इतना ज़्यादा खा लेता है। तो बिंज ईटिंग में क्या होता है कि ओवर ईटिंग करता है, और इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है वो पर्सन कि वहाँ उसको ये पता नहीं रहता कि उसने खुद को कितना खा लिया। और जब उसकी बॉडी ही डिनाई कर देती है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती, वन पीस ऑफ आपका जो लोफ है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तब तक वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। सो ये आपके थे ईटिंग डिसऑर्डर। सो टुडे वी हैव completed our chapter 4, and in the next session we will start another chapter, okay।